सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं सिनी वाली जी द्वारा रचित कहानी अतिथि। 2 कमरे का उसका किराए का घर आज उसे कुछ अधिक ही बड़ा लग रहा था। दोनों कमरों की खिड़कियां कप कपाने वाली ठंड और कुहासे के कारण आज दिन भर नहीं खुली थी। उसे पता था, फिर भी उसने इत्मीनान करने के लिए खिड़कियों को खींच खींच कर देखा। पिछले दरवाजे का ताला और फिर आगे गेट का ताला भी खींच कर देखा। क्या पता कोई चोर उसकी आंख लगते ही। नहीं, क्या चोर को सब पता होता है किसका घर खाली है और किसके घर में मर्द नहीं है? कहीं हमारे घर के बारे में भी उसे पता हो कि मैं 2 बेटियों के साथ अकेली हूं तो? इतना सोचते ही उसकी तेजी से धड़कती हुई धड़कनें और तेज हो गईं। नहीं, अकेले नहीं रहना चाहिए था उसे। दीपू को बुला लेना चाहिए था। ये बोलकर भी गए थे कि मन हो तो उसे बुला लेना। दीपू यहाँ लॉज में रहकर पढ़ाई करता है, कहने पर आ जाएगा। उसी ने मना कर दिया था कि बराबर काम से बाहर जाएंगे तो रोज रोज कितना बुलाऊंगी। गलती की, बुला लेना चाहिए था। मोबाइल में उसका नंबर था, निकाल कर देखा। दीपू, बुला लूँ? अभी नहीं, ठीक है, अब सोना ही है। नहीं, बुला ही लेती हूँ। घंटी बजी और दीपू ने उठाया पर कहा कि आज ही दोपहर में बाहर गया है, कल लौटेगा। अगर पहले बता देती मैं तो रुक जाता। ओह, मुझे पहले ही कह देना चाहिए था। अब क्या करूं? किसी तरह सो जाती हूँ, रात बीत ही जाएगी। मोबाइल और चाबी का गुच्छा हाथ में दबाए वह सोने जा ही रही थी कि लगा किसी ने बाहर का दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो वह चौंकी, एकाएक उसकी धड़कनें तेज हो गईं। फिर अपने आप को समझाने की कोशिश की कि उसे भ्रम हुआ है। इतनी ठंड में इस समय कौन आएगा? अगर किसी को आना होता तो फ़ोन करके बता ही देता। ऐसे ही भ्रम हुआ होगा। वह अनसुना किए बिछावन पर बैठ ही रही थी कि फिर आवाज़ आई। जिसका डर था वही हुआ। कोई चोर, बदमाश। खट खट खट। नहीं जाऊंगी, पर हो सकता है कि कोई रिश्तेदार हो या जान पहचान का। जाऊं? नहीं जाऊं। जाऊं? नहीं जाऊं। आवाज़ लगातार तेज होती चली गई। खट 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 खट। न चाहते हुए भी वह दरवाजे के पास चली आई। थोड़ा रुककर कुछ हिम्मत करते हुए बोली, कौन? बेटी मैं। आवाज़ से लगा कि किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ है। फिर उसने दरवाज़ा खोलकर मुंह बाहर किया। इमरजेंसी लाइट में देखा। 60-65 साल का कोई आदमी चादर लपेटे एक बैग टांग के खड़ा हुआ है। जी कहिए। बेटी, बाबूजी हैं? उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ससुर जी को मरे तो साल भर होने को आए और ये आज उन्हें क्यों खोज रहे हैं। क्या पता कौन है, जो भी हो मैं कह देती हूँ। वह तो साल भर हुआ गुजर गए। इतना बोलकर वह चुप हो गई। ओह, मैं नहीं जानता था, आश्चर्यचकित होकर कहा। पति का नाम उसे लेते नहीं बन रहा था। थोड़ा संकोच करते हुए बोली, वह तो कहीं बाहर गए हैं, आधी रात तक आएंगे, आप कल उनसे मिल लीजिएगा। कहकर दरवाज़ा बंद कर ही रही थी कि किवाड़ के बीच से उनकी आवाज़ उस तक फिर चली आई। बेटी, फिर बेटी, सब कुछ तो मैंने बता दिया, अब क्या कहना चाहते हैं? बंद दरवाजे को थोड़ा खोल कर लाइट को उनकी ओर किया। बेटी, तुम्हारे ससुर जी मुझे पहचानते थे। मेरा उनका ननिहाल से संबंध है। मैं उनके चचेरे मामू का बेटा हूँ। अच्छा, तो रिश्ता भी जोड़ लिया इन्होंने। पंकज को देखे तो कई बरस बीत गए, अब तो वह भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। वह चुप खड़ी सुनती रही। आज मैं यहाँ से बस से गुजर रहा था। रात भर का रास्ता था, रास्ते में ही बस खराब हो गई। रात भर इस ठंड में बस में रहना संभव नहीं जान पड़ा। आसपास कोई धर्मशाला, होटल भी नहीं है। फिर मेरे बेटे ने फ़ोन पर कहा कि पंकज आजकल यहीं रहता है, सो मैं पता करते कराते चला आया। अपनी तरफ से पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी उन्होंने। उनकी स्थिति और आवाज़ सुनकर वह कुछ पल के लिए उन पर भरोसा कर बैठी, पर भरोसा करते ही दिमाग तुरंत सचेत हो गया। नहीं, इस तरह के लोग तरह तरह का रूप धर कर आते। कह तो दिया था मैं अकेली, फिर भी हे भगवान, कहीं। बेटी, उसने एक बार फिर ठंडी अंधेरी रात को देखा और बर्फ़ की तरह ठंडी होती उनकी आवाज़ सुनी। फिर पता नहीं क्या सोचा कि आइए। 2 कोठरी के छोटे से घर में उन्हें जगह दे दी। अतिथि देवता होता है, यह सोचकर उसका मन जरा हल्का हो ही रहा था कि दूसरे ही पल मन पर इस बात ने कब्जा कर लिया कि वह घर में अकेली है। इस कपकपाती ठंड में यह सोचकर गर्माहट महसूस होती है कि एक शाम खाना बनाने से छुट्टी मिली, पर यह गर्माहट झुंझलाहट में तब बदल जाती है जब नहीं चाहते हुए भी किसी के लिए खाना बनाना पड़ता है।
पति से फ़ोन करके पूछा भी था कि आप इन्हें जानते हैं। दिमाग पर जोर देने के बाद भी जवाब उलझन में लिपटा हुआ ही था। हाँ, ठीक से याद तो नहीं आ रहा। हाँ, बाबूजी होते तो पहचानते। पर साथ ही ये भी कहा कि आजकल चाहते हुए भी किसी पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। पर सुनो, खाना पीना ठीक से खिलाना, नहीं तो 10 जगह जाकर कहेंगे कि पानी के लिए भी नहीं पूछा। एक साथ ही थाली में उसने पराठे, कटोरी भर सब्जी और सेवई उस कमरे में तब रख दी जब वह बाथरूम में हाथ मुंह धो रहे थे। जब सोने आई तो रात के 11 बज रहे थे। उसने उनके कमरे का दरवाज़ा इस तरह से सटाया कि उसकी मर्जी के बगैर खुलेगा भी नहीं। उसे पता था कि यह दरवाज़ा उस सूखे पत्ते की तरह है जो हवा के एक झोंके में उड़ जाएगा। हालांकि वह इधर से दरवाज़ा बंद कर देना चाहती थी, पर बाथरूम अंदर होने के कारण वह चाहकर भी बंद नहीं कर सकती थी। कहीं रात बिरात उन्हें ज़रूरत हुई तो। अपने कमरे में पहुंचकर लगा जैसे वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई हो। थोड़ी देर राहत की सांस ली उसने, फिर रोज़ की तरह लाइट बंद करने लगी। रोशनी में उसे नींद नहीं आती। कुछ देर से जो डर शांत था, बल्ब की तरह भक्क से जल उठा। आज वह दोनों बेटियों के साथ अकेली है और विपदा भी घर में ही मुंह बाए खड़ी है। कभी भी, हाँ कभी भी। उसकी धड़कनें फिर तेज होने लगी, धक धक। मुड़कर उसने अपनी दोनों बेटियों को देखा। बड़ी बेटी जो 11-12 साल की है, आज कुछ अधिक ही बड़ी दिखने लगी। नींद में उसने अपने ऊपर से रजाई फेंकी थी। यह रोज की उसकी शरारत थी, पर पता नहीं आज क्यों उसे यह अच्छा नहीं लगा। उसने उसे झट रजाई से ढक दिया। अब ठीक लग रही है, 8-9 साल से बड़ी नहीं लग रही, अब ठीक है। ये छोटी रिया अभी बस 6 साल की है। वह उसके माथे को सहलाने लगी। अभी तो बहुत छोटी है, पर है तो लड़की। क्या पता ये बातें उसे और डराने लगी थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोई रिया को वह छाती से चिपका लेती है जैसे कोई उसे उससे छीन रहा हो। फिर दोनों को सहलाने लगी। धीरे धीरे थोड़ा मन शांत हुआ। अपनी सोच पर भी गुस्सा आया कि बेकार ही इन बातों से डर रही हूँ। इससे अच्छा तो थोड़ी देर टीवी देख लेती, मन भी बदल जाएगा और समय भी कट जाएगा। घड़ी की ओर देखा, रात के 11:30 बज गए थे। उसके सीरियल का समय तो कब का खत्म हो गया, पर उसे कुछ भी देखना है। जो चल रहा होगा वही देख लेगी। समाचार, हाँ समाचार ही देखेंगे, देश दुनिया में क्या हो रहा है। हालांकि वह रोज समाचार नहीं देखती, पर कभी कभार तो देख ही लेती है। आज तक चैनल पर दे रहा है कि प्रधानमंत्री विदेश गए हैं। वो देश में रहें या विदेश, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। शेयर बाजार फिर से मुंह के बल गिरा। उसे क्या मतलब, वो ये सब नहीं समझती। दूसरे चैनल पर क्या है देखूं। उस समाचार पर जाकर रिमोट रुका जो उसे नहीं देखना था। दिन दहाड़े घर में घुसकर बलात्कार के बाद हत्या। सुनते ही वह उठकर खड़ी हो गई। उसका कलेजा इंजन की तरह चलने लगा। ये दिन दहाड़े कह रहा है और मैं तो इस सुनसान रात में, और आफत घर में ही। ओह, अब क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय। क्या करूं, इन दोनों को जगा दूं। दोनों की आवाज़ सुनकर शायद, नहीं, क्या करूं। पहले उनके कमरे में इधर से ही ताला लगा देती हूँ। वह चाहकर भी हम लोगों के पास तक नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ, धीरे धीरे दबे पाँव। ओहो, ये ताला बंद कर दिया, अब जान बची। चौकन्ना होते हुए, क्या पता उनके कुछ और लोग भी बाहर ताक में बैठे हों। आजकल तो ऐसे हथियार होते हैं कि उनके सामने गोदरेज का ताला भी किसी काम का नहीं है। मास्टर चाबी से सब खोल लेते हैं या मशीन से काट लेते हैं। ओह, ताला लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। हे भगवान, घर लूट ले पर मेरी दोनों बेटी। नहीं, मैं अकेले क्या कर पाऊंगी। लेकिन अगर उसने मेरी बेटी को छुआ तो मैं सबको जान से मार दूंगी। पर कैसे। मेरे पास तो हथियार, छुरा, पिस्तौल कुछ भी तो नहीं है। होता भी तो चलाना नहीं आता है। अच्छा कोई बात नहीं, रसोई में चाकू है, उसी से मैं उसको, हाँ मिर्ची वाला पाउडर भी है, उसी को आँख में झोंक दूंगी। यहाँ चाकू रख देती हूँ और यहाँ मिर्ची वाला पाउडर रख देती हूँ। निकालने में देर नहीं लगेगी। कोई आहट सुनते ही मैं, सोते हुए दोनों बेटियों को देखकर अब ये चैन से सो सकती हैं। मैं जगी रहूँगी रात भर। और कहीं अगर वह लोग मुझे ही। आईने में खुद को देखने लगी। उम्र में अभी वह 35 साल की है, देखकर 40 साल की लगती है। अभी तक उसे अपने आप से शिकायत थी कि वह उम्र में बड़ी क्यों लगती है। लेकिन अगर वह 45 की भी दिखती तो अब उसे शिकायत नहीं होगी। फिर आईने में अपने को देखने लगी। 45 की हो या 50 की, है तो औरत ही, किसी भी उम्र में। घड़ी की ओर देखा, 2 बज गए थे। कई बार पति से बात भी की। कहा था कि डरो मत, काम खत्म हो गया है, मैं सुबह 5 बजे तक ही पहुंच जाऊंगा। 3 घंटे और हैं। यहाँ तो एक एक मिनट काटना मुश्किल है, 3 घंटे तो बहुत होते। कई बार उस कमरे के दरवाजे में कान सटाकर सुनती,
कहीं कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, सिर्फ खर्राटे की आवाज़, मतलब अभी तक सब ठीक है। फिर धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा कि रिया के चारों ओर खून बिखरा है। किसी ने उसको, ओह नहीं, पसीने से नहाई हुई वह उठ बैठी। देखा रिया तो बगल में सो रही है। उसने उसे छाती से चिपका लिया। क्या पता अंतिम बार ही छू रही हो। उसका चेहरा, आंख, नाक, बाल, हाथ, पैर सब कितने सुंदर हैं। कोई इसे कैसे मार सकता है? मारना भी चाहेगा तो नहीं मार पाएगा, मुंह देखकर ही छोड़ देगा। वह उसे सीने से लगाकर नींद में ही चूमती रही, रोती रही। रोने की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाते हुए उसकी बड़ी बेटी उठ बैठी। तुम रो क्यों रही हो? श्श, चुप, धीरे बोल। धीरे क्यों? नहीं नहीं, सो जा, मैं हूं ना। रिया को क्या हुआ? इस तरह पकड़कर इसे क्यों रो रही हो? इसे कुछ नहीं हुआ, तू सो जा, इसे भी सोने दे, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ को क्या हो गया है, पर माँ के डर से चुपचाप करवट बदल कर आंखें बंद कर ली। खुली आंखों से उसने 5 बजा दिए। 5 बजते ही लगा कि जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। उठकर उनके कमरे में गई तो देखा वह जगे हुए हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं। जाते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत चैन से रात बीती कल। एक बात पूछ सकता हूँ बेटी? क्या तुम वाल्मीकि की बेटी हो? उसे आश्चर्य हुआ। आपने कैसे जाना? उनकी तस्वीर यहाँ लगी है, तुम भी साथ हो, मुझे लगा कि तुम्हारे पिता ही होंगे। जी हाँ, पिताजी ही हैं। तब तो सचमुच तुम मेरी भी बेटी हुई। वह मेरे साथ पढ़ता था, तभी तो ये घर मुझे अपना सा लगा। वह बस उनका चेहरा ही देखती रह गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।